Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. एमडी आपको ऐड किया गया है। एमडी अनम्यूट करके बात करना पड़ेगा। एमडी हेलो हेलो। जी हेलो, नमस्ते, बताएं क्या हाल चाल। हाँ, आप लोग एथिस्ट हो? आप लोगों के बारे में नहीं पता, फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं एथिस्ट हूँ, बताइए। ओह अच्छा। तो तो हम कहाँ से आए हैं? अगर कोई गॉड नहीं है तो हम ऐसे ही आगे क्या? ये तो किसी ने दावा नहीं किया भाई। नहीं, आप देखो ना कि इतना हम्म, कॉम्प्लेक्स जो हमारा बॉडी है, ये हम्म, जो दुनिया है कितना कॉम्प्लेक्स है, ऐसे कैसे हो गया? ओके, ओके, ओके। हाँ, डेफिनेटली, डेफिनेटली आपने जो बात कहा है, ये कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो लाइफ का कॉम्प्लेक्सिटी है, डेफिनेटली ये कहाँ से आया है, ये क्या है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। हालाँकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी है, उस पे हम जाते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए कि किसी भी चीज़ का जवाब अगर हमारे पास नहीं है, अगर हमें नहीं पता कि चीज़ें कैसे हुई हैं, तो एक रीज़नेबल पोज़ीशन क्या हो सकता है एक नॉलेजेबल आदमी की? हाँ, वो कह सकता है कि मुझे नहीं पता। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो अगर हमें मैं हम बोलते हैं कि हालाँकि हमारे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हैं, यहाँ तक कि ये जो एवोल्यूशन हुआ था उससे भी पहले का जो चीज़ें हैं कि इवॉल्व होने से पहले जो सिंगल सेल बना था, जो नॉन लिविंग बीइंग से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़्म से लिविंग ऑर्गेनिज़्म कैसे बोलते हैं, मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़्म से लिविंग ऑर्गेनिज़्म कैसे, मतलब नॉन लिविंग लिविंग थिंग से लिविंग ऑर्गेनिज़्म कैसे बना, इसका भी एक पर्टिकुलर टर्म है साइंस में जिसको अबायोजेनेसिस बोला जाता है। आपने सुना है इसके बारे में, अबायोजेनेसिस के बारे में? हाँ, शायद पढ़ा था, वो हाँ, बायोलॉजी में आप चैप्टर था। नहीं, बायोलॉजी का पार्ट नहीं है ये, उससे भी पहले का पार्ट है कि अबायोजेनेसिस अभी स्कूल्स और कॉलेजेस में इतने ज़्यादा कॉमन तरीके से पढ़ाए नहीं जाते। ये हायर स्टडीज़ में भी पढ़ाया जाता है और ये रिसर्च में भी चीज़ों में रिसर्च चल रही है। हम इंसान कंटिन्यूअस ये जानने की प्रोसेसिंग में है और ये एक सवाल जब से आज नहीं, जब से ये हम इंसानों ने सोचना स्टार्ट किया है ना, आज से लाखों साल पहले जब हम इवॉल्व होना स्टार्ट किए थे, लाखों करोड़ों साल पहले से ही जब हमने सोचना जब जब सोचना स्टार्ट किया था, तब से ही लोगों के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि हम कैसे आए, क्या आए हैं। लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ का अगर हमें आंसर नहीं पता तो एक रीज़नेबल पोज़ीशन है कि हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही कोई आके दावा करता है कि चलो तुमको नहीं पता, देखो ये ऐसे बना है, उस लैक ऑफ नॉलेज का इस्तेमाल करके जैसे ही कोई अपना कुछ दावा करता है, तो हम पूछते हैं कि ये नॉलेज ऑफ सोर्स क्या है और इसके सबूत क्या है? तब हम क्या देखते हैं पता है इतने सालों के जो डिस्कशन में? तब हम देखते हैं कि उसका एक अपना अंधविश्वास, अपना एक थॉट, अपना एक आइडियोलॉजी है। बस उसके हिसाब से उसको बस लगता है कि ऐसा हो गया, क्यों? क्योंकि उसने किसी रिलीजियस किताबों से पढ़ लिया। समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम होता है डिस्कशन में। तो हालाँकि हमें पता है कि हम कैसे इवॉल्व हुए हैं, बाकी के जानवरों से जो है, मतलब हमारे हमारे दुनिया में जितने भी जानवर हैं, यहाँ तक कि पेड़-पौधे भी हैं ना, यहाँ तक एक आलू है। एक आलू और ह्यूमन्स का भी एक कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था करोड़ों साल पहले। ये हमें कैसे पता है? ये हमें पता है क्योंकि जीन्स के सिमिलैरिटीज़ मिलते हैं। और मान के चलिए कि आज से कुछ लाखों साल पहले हमारा जो कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था, मतलब मान के चलो कि जिस जिस जानवर या जिस पौधे के साथ हमारा एक कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था, उस पर्टिकुलर जानवर या उस पर्टिकुलर पौधे से हमारे डीएनए के ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होते हैं। जितना दूर जाते जाता है उस वो सिमिलैरिटीज़ उतना कम होते हुए जाता है। समझा पा रहा हूँ आपको ये चीज़? तो ऐसे कैलकुलेशंस के साथ, ऐसे जीन्स के रिलेशंस के साथ हम पता कर पाते हैं कि आलू के साथ हमारा जो ये भाईचारा है, ये कितने करोड़ों सालों पहले हमारा हुआ करता था। और हमारा रिसेंट टाइम का कॉमन जो क्या बोलते हैं एंसेस्टरी था, वो कौन से जानवर के साथ था, समझ रहे हो? तो हम ये सभी चीज़ें अभी हम उस दौर पे हैं, साइंस के उस दौर पे हैं कि हम पता कर पाते हैं कि हम इवॉल्व हुए हैं। हम बाकी जानवरों के तरह, बाकी पेड़-पौधों की तरह, इंसान भी बाकी जानवरों की तरह इवॉल्व हुए हैं। हम ऐसे ही एक दिन आसमान से नहीं टपक गए भाई। जी भाई जी, आप बोलिए।
हाँ, आप साइंस की मदद से या फिर बायोलॉजी, फिज़िक्स, हुँ, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की मदद से आप पता लगा सकते हो कि हर घटना के पीछे क्या कारण है, ये आप ओके। पता लगा सकते हो। हुँ, पर हुँ, इसका भी एक लिमिटेशन है, जो है लिमिटेशन ये जो बिल्कुल। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हुँ, हुँ। आप यहाँ यहीं पर ये सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पर इसके पीछे क्या था? मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि स्पेस टाइम के पीछे क्या था, हुँ, हुँ। मतलब इस हुँ, हुँ। यूनिवर्स की क्रिएशन के पहले क्या था, वो आप जी। कभी भी नहीं निकाल सकते। हाँ, जब तक हम निकाल नहीं सकते देखिए यही तो साइंस का जो ऑनेस्टी है, आपको यहीं पे दिख जाता है कि साइंस को जहाँ तक पता होता है, वहाँ तक ही साइंस बोलता है कि देखो ये हमें पता है और इसके पीछे सबूत ये है। उससे आगे क्या भाई? उसके आगे साइंस आपको हमेशा एक ही आंसर देती है कि भाई हमें नहीं पता, हम उस पे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप रिलीजन की तरफ आते हो, वो क्या बोलता है? अरे तुमको ये नहीं पता, ये ऐसे हुआ था। तो जब तक हमें कुछ नहीं पता, ये डिस्कशन हमारा पहले ही हो गया है एमडी भाई, कि जो चीज़ हमें नहीं पता, हमारा ऑनेस्ट और मतलब एकदम ऑनेस्ट जो स्टैंड होना चाहिए कि हमें नहीं पता। लेकिन उस लैक ऑफ नॉलेज के जगह पे जैसे ही आप किसी चीज़ को बिठाते हो ना, उसको गॉड ऑफ द गैप फैलेसी बोला जाता है, लॉजिकल फैलेसी बोला जाता है। समझ रहे हो? एक डिसऑनेस्टी होता है, लॉजिकल फैलेसी इटसेल्फ हुँ, एक डिसऑनेस्टी होता है कि तुम्हें ये नहीं पता इसका मतलब मेरा दावा सही है, नहीं। किसी को कुछ पता नहीं होने से किसी का दावा सही नहीं हो जाता, एमडी भाई। हाँ, हाँ, ये भी सही है। अगर कि कोई कुछ नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी वो जो नहीं पता का गैप में आप कुछ भी बैठा दोगे, है ना? बिल्कुल, यही तो। बिल्कुल। अगर मैं मान के चलिए कि एमडी भाई मैं आपको बताता हूँ कि मेरे गैराज में, घर के गाड़ी के गैराज में एक ड्रैगन बंधा हुआ है। वो ड्रैगन को आप देख नहीं सकते, उस ड्रैगन की आवाज़ सुन नहीं सकते, उस ड्रैगन को आप महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन मेरे गैराज में वो बंधा हुआ है और मैं उसको बाँध के भी रखता हूँ। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये आपको बिलीव करना ही पड़ेगा, जब तक आप बिलीव नहीं करोगे, जब तक आप फेथ नहीं करोगे ना, आपको वो महसूस नहीं होगा, आपको बिलीव करना ही पड़ेगा। तो आपके पास वो क्या रीज़न है कि उस ड्रैगन पे आप बिलीव करोगे, आप मेरी बात पे बिलीव करोगे बताइए तो? श्याम भाई? बात में तो दम है। और एक चीज़ देखिए, और एक चीज़ कि बहुत सारे मोमिन आके बोलते हैं कि हर चीज़ का एक शुरुआत है, हर चीज़ एक कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अगर मान के चलिए कि ये अगर जानवर, पौधे, पेड़, ह्यूमन्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं, तो इनको पैदा करने वाला जो गॉड होगा, वो भी तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, राइट? इनसे भी ज़्यादा हाँ, हाँ। कॉम्प्लेक्स होगा वो। क्योंकि एक मतलब मान के चलो कि कॉम्प्लेक्स चीज़ को बनाने के लिए उससे भी कॉम्प्लेक्स एक मतलब ये इसकी ज़रूरत है, जो उससे भी कॉम्प्लेक्स है। तो उसका भी डेफ़िनेटली फिर कोई ना कोई क्रिएटर होना चाहिए श्याम भाई, क्योंकि आप ही का दावा था कि हर कॉम्प्लेक्स चीज़ ऐसे ही नहीं बन जाती, उसका कोई बनाने वाला होता है, राइट? पर अगर क्रिएटर का भी कोई क्रिएटर होगा तो क्रिएटर कैसे बन सकता है? वो नहीं, गॉड कैसे बन सकता है? गॉड का तो क्रिएटर हो नहीं सकता। नहीं, क्यों क्यों नहीं हो सकता? देखो यहाँ पे बात आ रही है, देखो आपका प्रेमाइस क्या था? आप जब डिस्कशन स्टार्ट किए थे कि ये सभी चीज़ें इतने कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसे इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ें अपने आप नहीं बन सकती, राइट? तो हमारा जिस गॉड की आप बात कर रहे हो, वो भी तो कॉम्प्लेक्स है। अगर आप बोल रहे हो पर कि वो गॉड अपने आप बन चुका है, अपने आप ही ऐसे ही था, तो हमारा ये इससे तो यूनिवर्स इनफाइनाइट जी, रिग्रेट नो क्या बोलते हैं ना उसको, हाँ, इनफाइनाइट क्या हो इन्फिनाइट जाता है? रिग्रेट बनता है, हाँ, वो हो डेफ़िनेटली जाएगा इन्फिनाइट ना। रिग्रेट हाँ, इन्फिनाइट रिग्रेट बनता है। किस वजह से बनता है पता है? ये जो थीस्टिक दावा आपका है ना, हमारे दावे की वजह से इन्फिनाइट रिग्रेट नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारा कोई दावा है ही नहीं। लेकिन आप जब आके दावा कर रहे हो, तो आप ही इन्फिनाइट रिग्रेट को आप पैदा कर रहे हो वहाँ पे। तो जैसे ही इन्फिनाइट रिग्रेस होता है, मतलब मान के चलो कि आप एक इन्फिनाइट रिग्रेस का एक बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। मान के चलो कि आप एक जो है मतलब मैथ कर रहे हो, ठीक है? डिवाइडेशन कर रहे हो, एक बहुत बड़े कैलकुलेशन कर रहे हो। वो कैलकुलेशन ना मिल ही नहीं रहा। जैसे ही कैलकुलेट करते हुए जा रहे हो, नीचे बढ़ते-बढ़ते जा रहा है। वो कैलकुलेशन कोई का कन्क्लूज़न ही नहीं आ रहा है, वो कैलकुलेशन बढ़ते-बढ़ते जा रहा है और इनफाइनाइट वे में चला जा रहा है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है बताइए तो? वो कैलकुलेशन जो जा रहा है जो है कंटीन्यूअस में नीचे की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, वो तो मैथमेटिक्स का रूल्स है, वो तो हो हाँ, गई। हाँ, क्यों? मतलब वो बढ़ते हुए क्यों जा रहा है? उसका कोई कंक्लूज़न क्यों नहीं निकल रहा? क्या रीज़न्स हो सकते हैं उस कैलकुलेशन के मतलब सॉल्व ना होने के पीछे?
अ, मैं बता पता देता हूँ। नहीं। 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो जो सवाल वहाँ पे डाला गया है, जिसका कैलकुलेशन कर रहे हो, वो सवाल ही गलत है, या फिर आप गलत वे में वो कैलकुलेशन कर रहे हो, इस वजह से वो इन्फिनाइट रिग्रेस में या चला जा रहा है। वो जो कहते हैं फॉर्मूला फॉर्मूला सही अप्लाई नहीं किया आपने, फॉर्मूला गलत है। बिल्कुल, 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 इन तीनों में से एक ही चीज़ हो सकता है। तो श्याम भाई, जब भी इन्फिनाइट रिग्रेस होता है, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ एक गलत होता है, ठीक है? वो गलत क्या चीज़ है, वो प्रिमाइस है। जो प्रिमाइस आप स्टार्टिंग में लाते हो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ अपने आप नहीं बन सकती। लेकिन हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ तो आपके दावे के हिसाब से वो गॉड ही है, जिसने इतने सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बनाया। तो अगर आपका स्टार्टिंग का ही दावा ये था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ अपने आप नहीं बन सकती, तो उस कॉम्प्लेक्स चीज़ में आपका गॉड भी इंक्लूड हो जाता है श्याम भाई। हाँ, हाँ, ये बात तो आपने बहुत बढ़िया कही कि मैथमेटिक्स में अगर कोई इनफिनिट वैल्यू आ जाए तो तभी हो सकता है अगर कोई उस वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई गलती की होगी तभी। तो जब भी आप इसका कुछ मतलब पढ़ेंगे जी, जी बोलिए, हाँ, सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। इनफाइनाइट कुछ होगा तो गलत ही होगा, ऐसा कुछ है क्या? ये हम खुद नहीं, नहीं अगर बता सकते। जी, एक सेकंड मैं लेना चाहूंगा छबित्र भाई हाँ, इसमें। श्योर, श्योर। अगर इनफाइनाइट से आप एक ऐसी चैन सिस्टम समझ रहे हैं जो एक ही पर्टिकुलर वे में आगे ही बढ़ता जा रहा है और उसका कोई एंड नहीं है, वो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, ना वो कहीं कर्व होता है, ना वो कहीं रिटर्न होता है। अगर उस तरीके से जा रहा है तो डेफिनेटली फिर वो इन्फिनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी कोई चीज एग्जिस्टेंस में हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप इसको इन्फिनिटी का जो सिंबल है उस तरीके से या राउंड वे में अगर वहीं आप उसको राउंड कर दो, घुमा दो, और वो इन्फिनाइट घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए जब भी आप इन्फिनिटी का सिंबल देखते हो, वो एक जैसे 8 बनाते हैं ना, हम इंग्लिश में न्यूमेरिक नंबर में 8 बनाते हैं, उसको अगर हाँ, लिटा दिया हाँ। जाए तो वो उस वे में होता है। तो उससे क्या होता है कि वो राउंड में उसी तरफ जो है ना वो मतलब रन करता रहता है। इसीलिए उसको इन्फिनिटी से सिंबल से उसको दिखाया जाता है। तो यहाँ पर कहना चीज ये है कि एक चक्र अगर आप बना दें और उस पे एक चीज को आप रन कराए, एक एनर्जी को दौड़ाए या फिर एक बॉल को घुमाए, तो वो बॉल जो है जाएगी कहीं नहीं, रहेगी वहीं, लेकिन वो इन्फिनाइट टाइम्स तक वो राउंड सर्कल में घूमती रहेगी। तो ऐसे तो पॉसिबल है। बाकी अगर लेकिन आप कहते हैं प्रॉब्लम कि एक ये चीज है। सीधी जा रही है तो वैसे नहीं फिर। जी, जी। सॉरी, सॉरी सिद्धार्थ भाई, सॉरी टू इंटरप्ट। देखिए, ये कहने की बात ये है श्याम भाई, आप जो चीज़ बोल रहे थे कि इन्फिनाइट ये सब चीज़ें, देखिए हमारा जो ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स है, हमारा ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स में तो जो है जो न्यूटन के जो लॉज़ हैं, काम करेंगे, ठीक है? न्यूटन के लॉज़ लॉज़ के हिसाब से ही काम करेगा, ठीक है? मतलब जो है कोई पावर कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एक मतलब एक रूप से दूसरे रूप में तब्दील हो जाता है। जैसे कि मान के चलो कि उम, क्या कैस कौन सा एग्ज़ाम्पल तो दूँ? आपको पता ही है, जो बहुत बहुत हाँ, बेसिक सी हाँ। चीज़ है, इस वज़ह से दिमाग से निकल गए। लेकिन न्यूटन के जो लॉज़ हैं, वो हमारे ऑब्ज़र्वेबल में जो है उस वे में काम करे। लेकिन हमारे ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स के बाहर न्यूटन के लॉज़ इसी तरीके से काम करेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे यूनिवर्स में भी जब हम जो एकदम क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाते हैं ना, एकदम एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी जो है ना न्यूटन के लॉज़ वहाँ पे ब्रेक होते हुए हमें दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे एटम्स ऑटोमेटिक अपने आप बनते हैं, अपने आप बिगड़ते हैं, अपने आप बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जो न्यूटन के लॉज़ हैं, ये हमारे ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स में और हमारे नॉर्मल यूनिवर्स में तो ये है। तो इस वजह से ना, ये भी चीज़ कि हमारे ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स के बाहर ये लॉज़ ऐसे काम करते हैं, इसका भी कोई सबूत अभी इस वक़्त हमारे पास नहीं है। तो फिलहाल जो है उसी से हमें काम चलाना पड़ेगा श्याम भाई, और जो दावे हाँ, हाँ। हैं, और बस इतना कीजिएगा, मैं बस शॉर्ट में ख़त्म करूँगा सिद्धार्थ भाई कि श्याम भाई से, कि जब भी आप कुछ चीज़ पढ़ोगे ना या फिर कुछ चीज़ें देखोगे, तो आप ये डिफरेंशिएट पहले करना कि ये दावा है कि कोई सबूत मिल रहा है। दावा और सबूत में बहुत डिफरेंस होता है। तो दावा किसको बोला जाता है? सबूत किसको बोला जाता है? प्रूफ्स क्या होते हैं? इनमें डिफरेंशिएट जब भी आप करोगे ना, तो कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे, भले ही वो कितना ही डिवाइन बुक क्यों ना हो, आपको उसमें लगेगा कि नहीं भाई, यहाँ पे तो कुछ गलत लग रहा है मेरे को।
और वहीं से एक सोच की शुरुआत होगी, एक बदलाव की शुरुआत होगी, और उस बदलाव से हम भाई, भले ही मेरा मोटो, हमारा मोटो यहाँ पे कंप्लीटली गॉड या रिलीजन को डिस्ट्रॉय करना नहीं है भाई। लोग अपने पर्सनल जोन में ये बिलीव रखे, लेकिन जैसे आप लॉजिकल चीजों को सोच सकोगे ना, ये टेररिज्म खत्म हो जाएगा दुनिया से, ये एक दूसरे को मारना काटना खत्म हो जाएगा, ये धर्म मजहब के नाम पे हिंसा खत्म हो जाएगा। हम बस इतना चाहते हैं कि लोग लॉजिकल बने, रैशनल बने, वैसे धार्मिक रहे। समझ गए श्याम भाई? तो ये थोड़ा डिफरेंशिएट करके थोड़ा स्टडी कीजिए, और कुरान को अपने मातृभाषा में एक बार जरूर पढ़िए। जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सिद्धार्थ भाई। हाँ, समीर भाई की जो एक्सप्लेनेशन था इन्फिनिटी के बारे में, उससे मुझे भी लग रहा है कि शायद ये यूनिवर्स खुद को ही बना रहा है, अपने आप ही खुद को बना रहा है, और अपने आप ही खुद को शायद डिस्ट्रॉय भी कर देगा। वैसा मुझे लग रहा है कि, पर मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। मतलब हमारे पास जो क्लासिकल फिजिक्स का रूल्स है, मतलब हम शायद जो हमारा जो साइंस है, अभी तक का साइंस है, उस साइंस से हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, पर सोचना यार उसके बारे में प्रूफ देना एक चीज़ तो नहीं है। जी मतलब जी, लेकिन ये कम बोलना से कम चाह हम हम नहीं, एक हम मिनट हवा एक में। मिनट है सर इच्छामूर्ति जी सर, जी बड़ा अच्छा पॉइंट दिया इन्होंने। मैं 1 मिनट, मैं खाली अपना ओपिनियन रख रहा हूँ कि जैसा आपने बोले कि समीर भाई ने बहुत सही बोला है, या समीर भाई का कोई एग्जांपल आपको सही लग रहा है, उसमें मैं मेरा एक थोड़ा सा का ओपिनियन ऐड कर लेता हूँ कि हो सकता है कि ये खुद ब खुद नहीं हो रहा है, बल्कि कोई सुप्रीम पावर, जिसे आप गॉड अल्लाह कह लो, वो करवा रहा होगा, खुद क्रिएट भी कर रहा है, खुद डिस्ट्रॉय कर रहा हो। ये सब होने के बावजूद भी तो इसका ये क्या प्रूफ मिलेगा कि उसके नबियां भी आए हुए हैं और उसकी ये जो कुरान है उसी की किताब है, ये कैसा प्रूफ हो जाएगा? मान लेते हैं कि जो यूनिवर्स में जो भी तब्दीलियां आ रही है, इस्टेब्लिश और कुछ क्रिएट भी हो रहा है, कुछ डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, वो अल्लाह कर रहा होगा। तो इससे ये क्या कहाँ साबित होता है कि कुरान उसकी किताब है, उसके फरिश्ते भी है और उसके नबिया भी उन्होंने भेजा जो अय्याशा करके गए यहाँ। ये कहाँ से प्रूफ होगा? ये सारी चीजें, ये मेरा बहुत ओपिनियन था सारी सर चीजें इस हैं, बारे बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल आजाद भाई, ये पहले बात तो वो अल्लाह है, वो साबित करना पड़ेगा। दूसरी बात, में। उसी अल्लाह यस, ने जो है ये कुरान भेजा है, वो साबित करना पड़ेगा। उसी अल्लाह ने नबियों को भेजा है, ये भी साबित करना पड़ेगा। तो इतने सारे बर्डन ऑफ प्रूफ लेके एक मुसलमान बोलिए या फिर कोई भी रिलीजन का आदमी बोलिए, इतने सारे बर्डन ऑफ प्रूफ लेके वो चलते हैं पूरा जिंदगी भर, और वो उनके थॉट्स होते हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता भी है कि मेरा वाला बहुत लॉजिकल है। एक दूसरे धर्म वाले को लगेगा नहीं नहीं उसका तो इलॉजिकल, अरे वो तो ऊँट के मूत पीते थे, हमारा वाला लॉजिकल है, हम तो मूत भी नहीं पीते। तो इस तरीके की चीजें ना चलती जाएंगी, और वो जितना मॉडर्न होता जाएगा ना, सबसे फनी बात है कि रिलीजन जितना मॉडर्न होता जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं इनमें तो ये चीजें नहीं है, हो सकता है ये सच्चा हो, फिर आपको दूसरा एक रिलीजन दिख जाएगा कि नहीं ये तो ये काम नहीं करते, ये तो लोगों को मारते भी नहीं, काटते भी नहीं, फिर ये सही हो सकता है। लेकिन ये सब के सब अपने आप में एक दावे हैं, और इन पे थोड़ा स्टडी कीजिए। मुझे लगता है कि आप स्टडी करेंगे तो आपको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अगर मुसलमान रहते भी हैं तो वो वाले मुसलमान नहीं बनेंगे कि लोगों को मारे काटे या फिर किसी को फोर्सफुली ये करवाए। तो आपके साथ तो हम लोगों का कोई ऐसा डिस्प्यूट है भी नहीं श्याम भाई, क्या बोलते हैं? हाँ, हाँ। वैसे ही तो मैंने जितना भी स्टडी किया है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में, तो मुझे यही लगता है कि हमारा जो लैक ऑफ नॉलेज है, हमारा लैक ऑफ नॉलेज ही है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का। मतलब हम जहाँ पर ही जानते नहीं, वहीं पर गॉड का जो एग्जिस्टेंस है वो चलाता है। मतलब ये कैसे हुआ, हमको नहीं पता, तो कैसे हुआ, गॉड ने बनाया। ऐसे ऐसा ही कुछ। जी, मतलब ह्यूमन्स को ना हमेशा से ना शॉर्टकट का आंसर चाहिए। अगर मुझे जहाँ तक बात करके लगा, आप एक साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता है कि कितना मुश्किल होता है ये साइंटिफिक चीज़ें, ये एवोल्यूशन वाली है बताइए, या फिर जो है बायोजेनेसिस बताइए, कितना डिफिकल्ट चैप्टर्स है, एक बार में समझ नहीं आता पढ़ने में, इतने बड़े बड़े किताबें हैं। तो लोगों को ना मेहनत नहीं करना है, लोगों को जानना नहीं है, लोगों को पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, बस शॉर्ट आंसर्स चाहिए। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम्स है। क्या क्या अल्लाह ने बनाया, बस हो गया खत्म, पूरा जिंदगी का पढ़ाई खत्म एक आंसर में। तो क्यों लोग मेहनत करें श्याम भाई? ये दिक्कत है, लोग पढ़ते नहीं है। तो ये शॉर्टकट आंसर के चक्कर में ऐसे चीजें होती है श्याम भाई। और जो पढ़ाते हैं हमारे टीचर्स या हमारे से बड़े, उनको भी बच्चों को टाइम नहीं देना होता है, समझाना नहीं होता, शॉर्टकट आंसर में हम लोग फंसे रह गए। ठीक है श्याम भाई, बहुत टाइम जो है आपके साथ बात हुई और अच्छा डिस्कशन रहा। आप पढ़ते रहिए और इस्लामिक स्क्रिप्चर्स को पढ़िए, पढ़ने के बाद एक जी, बार जी। आइए स्ट्रीम पे हमारे, और उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है श्याम भाई?
जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच आपको भी आने के लिए। कमेंट जो आया स्क्रीन पर हाईलाइट किया गया, इससे बड़ा कोई जोक है क्या? जब कह रहे थे कि इसका क्या प्रूफ है कि ये सारी चीज़ों के पीछे जो अगर अल्लाह है भी तो उसकी ये कुरान है क्या? उसके ये फरिश्ते हैं क्या? और उसी ने नबियों को भेजा क्या? तो ये कह रहे हैं कि सब प्रूफ हो सकता है विथ क्लियर एविडेंस। तो आप जी। ये एविडेंस का मतलब क्या है? जी, मैं वही पूछने वाला था कि मैं इसको जानता हूँ, ये तो जुड़ के बात करने से रहा। तो भाई एक ही चीज़ एक बार लिख दो, गूगल से सर्च करके ही लिख दो, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी दिख जाए कि बस इतना लिख दो गूगल में सर्च करके कि एविडेंस बोला किस चीज़ को जाता है, बस इतना लिख दो भाई। व्हाट इज़ एविडेंस? बस एक बार सर्च करके पेस्ट कर दो। जी। इनको बैठ के अभी हमको समझाना पड़ेगा पूरे जो है मुसलमान कौम को कि सबूत और दावे में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और मुझे नहीं लगता कि ये जितने सारे बर्डन ऑफ प्रूफ लेके चल रहा है दुनिया भर में, कोई भी इतना सारा बर्डन ऑफ प्रूफ लेके चलता होगा भाई। आप किसी भी एक नॉर्मल हिंदू पर्सन से सवाल पूछे, हालांकि मेरे ज़्यादातर दोस्त हिंदू हैं, उनको मैं ज़्यादा जब क्वेश्चन पूछूंगा, एक टाइम पे आके सीधा बता देंगे भाई, एक दो क्वेश्चन का भाई मेरे को नहीं पता, बस मैं मेरा बिलीव है, मैं मानता हूँ, मेरे को नहीं पता भाई, ठीक है। तो ठीक है, मैं क्रिश्चियन से पूछूंगा कि भाई मेरे को नहीं पता, मैं गॉड पे मानता हूँ, मेरा बस ये है। मैं एक सिख भाई से पूछूंगा, भाई क्या है, भाई मेरे को नहीं पता, मैं गुरुओं को मानता हूँ, उनके अच्छे बातों को मानता हूँ, बस इतना ही है। जैसे ही एक मुसलमान को पूछोगे, वो जिंदगी में नहीं कहेगा कि नहीं मेरे को नहीं पता। वो बोलेगा मेरे को पता है, ये चीजें हैं, ऐसा आदम आसमान से टपका था, ऐसे आदम बना था, ऐसे आदम के पसली से जो हवा बनी थी, ऐसे अल्लाह ने दुनिया को बनाया, हमें सब पता और यही सच है। मैं बोला सबूत दो, कुरान में लिखा हुआ है। कुरान में सच लिखा हुआ है, कैसे हम मान ले? अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने ही कुरान भेजा है, कैसे मान ले? कुरान में लिखा है। कुरान जो सच है वो कैसे मान ले? नबी ने कहा है। नबी सच्चा है कैसे मान ले? नबी को अल्लाह ने भेजा है। ये हालत है भाई दुनिया भर में तुम लोगों की। एक ऑनेस्टी के साथ ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते स्ट्रीम पे आके कि भाई नहीं पता, भाई नहीं पता बोलने में भाई मौत आ जाती है इनको। आजाद भाई जी, नहीं पता तो फिर काहे के मुस्लिम है? तो बस नहीं पता है तो भी हमें पता है, क्योंकि अगर नहीं पता है मतलब फिर बहुत सी चीज़ों पे सवाल उठ जाएँगे ना। तो उनकी किताब भी यही सिखाती है कि नहीं पता है मत बोलो। उनकी कुरान जब स्टार्ट कोई भी किताब जब आप खोलते हैं तो वो शुरू करती है आपको समझाना, कोई भी किताब हो। तो इनकी किताब खोलेंगे ना तो ये भी समझाना शुरू करती है ताकि तुम पक्के से बनो। और ये ज़ोंबी बनाती है ये किताब किस तरीके से? ज़ोंबी, हाँ, जिहादी तो बाद में फिर हदीसें और कुरान मिलके जिहादी बन जाता है, लेकिन ज़ोंबी कैसे बनते हैं? किताब पढ़ने से। जैसे ही आप किताब स्टार्ट करेंगे इच्छा मृत्यु भाई, आप ये मुस्लिम वाले कैटेगरीज उसमें आ जाएंगे। तो सबसे जी पहले तो ये किताब में कोई शक नहीं है भाई किसी के घर में मेहमान आया, वो बोला पी लो इसमें पेशाब नहीं है, ऐसी बात होती है। लेकिन फिर भी इनकी जब भी किताब पढ़ेंगे तो आप देखो कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह ये दूसरी आयत है। पहली आयत का तो मतलब भी कोई नहीं बताएगा। कोई माइका लाल मुसलमान होगा तो ज्वाइन करो और सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 1 का मीनिंग बता दो। कोई भी माइका लाल आ जाए। मैं अपने बेटी की बेटी उससे शादी कर दूंगा उसकी। जैसा कि अली जो मोहम्मद के दामाद थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी मोहम्मद के ससुरे से कर दी है। मैं भी वैसी कर दूंगा। मुझे चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 1 का मीनिंग बताए। चलिए, वर्स नंबर 1 की मीनिंग किसी को पता नहीं, और वर्स नंबर 2 की मीनिंग क्या है देखेंगे ना तो वही है कि पी लो इसमें पेशाब नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये इसमें कोई शक नहीं है, वो किताब है इसमें कोई शक नहीं है। यार भाई शक नहीं है तो बोल रहे कहीं को, पढ़ने वाला खुद देख लेगा। अब तीसरी आयत देखो, अल्लज़ीना युमिनून, खैर मैं वो आड़ी टेढ़ी भाषा नहीं पढ़ लूंगा, उर्दू पढ़ देता है। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं समझ लिए तीसरी आयत, जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, मतलब ईमान का मतलब यकीन करना। जो लोग
गायब है, यानी नजर नहीं आया, समझ में नहीं आया, उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसे गायब कहेंगे। उस पर ईमान लाते हैं, सलात कायम करते हैं और हमारे दिए हुए माल से खर्च करते हैं। अब हमारा बोले तो अब कोई सवाल ही नहीं करेंगा। अब ये अब चौथी आयत में भी आपको बहुत मजा आएगा। और जो लोग ईमान लाते हैं इस पर जो आपकी तरफ उतारा गया है, ये मोहम्मद बोल रहा है मुसलमानों को, कि जो लोग ईमान लाते हैं, अल्लाह कह रहा है जो आपकी तरफ उतारा गया, मतलब किसकी तरफ उतारा गया? वो गुलशन गौरव रंगीला फिल्म कोई देखे, इमरान खान, आमिर खान का, गुलशन गौरव बोलता है सबसे अच्छा प्रोड्यूसर कौन है, जी सबसे अच्छा प्रोड्यूसर कौन है, सबसे अच्छा प्रोड्यूसर कौन है, सामने वाले को जवाब देना पड़ता आप है बोल के। हाँ, तो ये आयत है, आयत नंबर 4 वर्स नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 की, चैप्टर नंबर 2 की सॉरी, कि जो लोग ईमान लाते हैं और उस पर जो आपकी तरफ उतारा है और जो आपसे पहले उतारा गया है और आखिर पर भी यकीन रखते हैं। आयत नंबर 5, यही लोग हैं अपने रब की तरफ से हिदायत पर और यही लोग फलाह और नजात पाने वाले। अब किसकी, अब मैं मुगाली से नहीं बात करूंगा, समीर भाई के स्ट्रीम है, किसकी मजाल है, यही लोग है हिदायत पर जो गैब पर ईमान लाते हैं, सवाल नहीं करते और जो रिस्क उन्हें मिल रहा है वो अल्लाह ने दिया ये समझते हैं, और ये किताब जिस पर उतारी गई है नबी वो सच्चा है ये समझते हैं। यही लोग कामयाब है, यही लोग नजात पाने वाले हैं। इच्छा मृत्यु सर, अब वो लोग जो गधे घोड़े चराने वाले, गधे चराने वाले, खाक उड़ती थी कपड़े पहनने को नहीं, वो लोग क्या सवाल करेंगे? क्या वो लोग शक करेंगे? क्या लोग फलाह, कामयाबी और हिदायत को छोड़ने के लिए तैयार होंगे जिसमें शराब की नदियां बह रही हो?